हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आपने लोन की ईएमआई को रेगुलर मैनर में नहीं भरा दोस्तों? और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस बकाया राशि का जो भी अमाउंट है वो बहुत ज्यादा भारी भरकम हो चुका है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, बैंक से बातचीत करके इस बकाया राशि का या फिर जो भी लोन का अमाउंट बाकी है इसका सेटलमेंट करवा लिया जाए। दैट मींस कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे बहुत सारे उधारकर्ता या फिर लोन डिफॉल्टर्स होते हैं जो करते क्या है, जब अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर वे लोन के डिफॉल्टर्स या फिर उधारकर्ता बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ या फिर अनेबल हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि बैंक के साथ में बातचीत करके वन टाइम सेटलमेंट करवा लिया जाए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैं ये बात करने वाला हूं कि क्या ये जो लोन के जो डिफॉल्टर्स या फिर जो उधारकर्ता होते हैं, क्या ये एज अ मैटर ऑफ राइट या फिर कानूनी अधिकार के तहत क्या ये बैंक से वन टाइम सेटलमेंट की जो बात है वो एज अ मैटर ऑफ राइट या फिर कानूनी अधिकार के तहत कर सकते हैं दोस्तों? क्या ये बैंक को प्रेशराइज कर सकते हैं? क्या ये ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, वन टाइम सेटलमेंट ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये एज अ मैटर ऑफ राइट है हमारा, हमें वन टाइम सेटलमेंट मिलना ही चाहिए? क्या इस प्रकार से ये जो लोन के डिफॉल्टर्स या फिर जो कर्जधारी हैं, क्या ये बैंक से इस प्रकार से बात कर सकते हैं दोस्तों? क्या बैंक को इनकी बात मान लेनी चाहिए? क्या ऐसा कहीं पे कानून में लिखा है कि लोन का डिफॉल्ट होने के बाद ये कर्जधारी एनबीएफसी या फिर बैंक से लोन सेटलमेंट को या फिर लोन सेटलमेंट की जो स्कीम है इसको एज अ मैटर ऑफ राइट या फिर कानूनी अधिकार के तौर पर मांग सकते हैं दोस्तों? सो डियर फ्रेंड्स, इस मैटर में सेम यही जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दी है कि क्या लोन डिफॉल्टर्स का वन टाइम सेटलमेंट के ऊपर या फिर ओटीएस की स्कीम मांगना, क्या इनका ये कानूनी अधिकार है? इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट के बारे में भी आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में और विस्तार में हम बात करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हर एक व्यक्ति के होते हैं जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में की गई है दोस्तों। हर एक व्यक्ति के अपने अपने फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार हैं, बट कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं दोस्तों, इसकी चर्चा भारत के संविधान में की गई है दोस्तों। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में हर एक व्यक्ति के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, उनकी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, इसकी चर्चा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 के इन बिटवीन डिटेल में विस्तार में दी गई है दोस्तों। तो क्या इस 14 से लेकर 35 के बीच में क्या ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी चर्चा की गई है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है दोस्तों, और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को शिक्षा का भी अधिकार है दोस्तों। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हर एक व्यक्ति के हैं जिसके बारे में संविधान में चर्चा की गई है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैंने ये चीज आपको क्यों बताई, क्योंकि मैं ये चीज को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वाली जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैं इसको ऐसा कानूनी अधिकार जो लोग मान रहे हैं उस चीज से कंपेयर और तुलना करने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है, क्या ये लोन डिफॉल्टर्स के, कर्जधारी के, क्या ये कानूनी अधिकार है? क्या ये हक से बैंक और एनबीएफसी से लोन सेटलमेंट की बात कर सकते हैं, ओटीएस की बात कर सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट की बात कर सकते हैं? क्या उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं सर, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, आपको तो हमें ओटीएस देना ही पड़ेगा? सो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल्ड में विस्तार में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों का हनन
उल्लंघन या फिर वायलेशन होता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह व्यक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे मंच हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी जा सकता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी जा सकता है, या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करके एफआईआर भी करवा सकता है दोस्तों। लेकिन अधिकतर मामलों में यह देखा गया कि जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल या फिर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन या फिर हनन होता है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता है, रीट पिटीशन फाइल करता है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उल्लंघन होता है, तो जब वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है, तो अंडर आर्टिकल 226 में वह व्यक्ति वहां पर पिटीशन और याचिका दायर करता है दोस्तों, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों। वैसे ही जब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वहां पे आर्टिकल 26 में वह व्यक्ति याचिका पिटीशन फाइल करता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों, जब उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन, वायलेशन और उल्लंघन होता है दोस्तों तब। डियर फ्रेंड्स, अब हम सुप्रीम कोर्ट की वह लैंडमार्क जजमेंट कौन सी थी, मामला क्या था, जिसके अंदर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को क्या कानूनी अधिकार बोला गया है कि नहीं बोला गया है, यह चीज को स्पष्ट कर दिया गया है इस लैंडमार्क जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा दोस्तों। तो आइए इस जजमेंट के बारे में जरा समझ लेते हैं, क्या जजमेंट था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बताया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मामला क्या था और मामले का नाम पहले क्या था, पहले ये जरा समझ लीजिए दोस्तों। सी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन सिविल अपील नंबर 7411 ऑफ 2021 दोस्तों, इस मामले में जो याचिकाकर्ता, जो अपीलांट्स थे, वो थे द बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर एंड अदर्स दोस्तों, जो कि एक याचिकाकर्ता थे, अपीलांट्स थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी दोस्तों, वर्सेस मीना अग्रवाल एंड अदर्स, जो कि रेस्पोंडेंट्स थी दोस्तों। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस मामले में जो बैंक थी वो अपीलांट्स थी, दैट मींस की याचिकाकर्ता थे, और जो मीना अग्रवाल जी थी वो थी रेस्पोंडेंट, दैट मींस की प्रतिवादी थी दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। डियर फ्रेंड्स, अब जरा समझते हैं मामला क्या था और इस मामले की जो स्टोरी, जो समरी क्या थी, वो जरा समझ लेते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक महिला थी मीनल अग्रवाल जी, जिन्होंने बिजनौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से एक लोन लिया था दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन लेने के बाद उन्होंने कुछ किस्तें भरी, लेकिन आगे चलकर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, दिक्कत होगी, जिस रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया, लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और आगे चल के धीरे धीरे जो लोन की जो अमाउंट थी वो काफी भारी भरकम हो गई दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मीना जो अग्रवाल जी थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अपने बैंक में, जहां से उन्होंने लोन लिया था, उस बैंक में जाकर उन्होंने बैंक से यह कहा कि सर मुझे ओटीएस स्कीम लेनी है, मुझे वन टाइम सेटलमेंट करना है मुझे। तो बैंक ने वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम थी, जो भी था, ये जो सुविधा थी, ये देने से मना कर दिया। बैंक ने ये कहा कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो हुआ क्या, जो मीनल जो अग्रवाल जी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर की, एक पिटीशन फाइल किया दोस्तों, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि सर मुझे ओटीएस का लाभ दिया जाए, मुझे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ मुझे दिया जाए, एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मीनल अग्रवाल जी के पक्ष को सुना और उनके फेवर में क्या किया, ऑर्डर दिया, उनके फेवर में फैसला सुनाया दोस्तों। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैंक को निर्देशित किया, बैंक को डायरेक्शन दिया कि इनकी जो डिमांड है वन टाइम सेटलमेंट की, उसको एक्सेप्ट किया जाए, और इनका जो ओटीएस का जो एप्लीकेशन है, जो दरख्वास्त है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक थी वो इस फैसले से असंतुष्ट होके, एग्रीव्ड होके, इस फैसले को बैंक ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, दैट मींस की अपील फाइल की दोस्तों। तो जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस मैटर को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तो उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में यह बताया कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ये बैंक के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है कि उनको वन टाइम सेटलमेंट जो है, ये जो स्कीम है, इसका लाभ कस्टमर को, क्लाइंट को, ग्राहक को दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए।
वो उनका एज अ मैटर ऑफ राइट है। और बैंक ने अपने याचिका में यह कहा कि सर ओटीएस स्कीम ये देना नहीं देना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा व्यवसायिक निर्णय है, ये हमारा कमर्शियल डिसीजन है कि हमें ओटीएस देना है कि नहीं देना है सर। इस प्रकार से अपना पक्ष बैंक ने रखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो ये सारे पक्षों को सुना, बैंक के जो भी लॉयर्स, जो भी काउंसिल होंगे उनके पक्षों को सुना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भाई वन टाइम सेटलमेंट ये जो स्कीम है ये ऐसा मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको रद्द कर दिया, उसको खारिज कर दिया। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो फैसले आए थे किसके पक्ष में, मीनल अग्रवाल के पक्ष में, कि भाई इनको ओटीएस का लाभ दिया जाना चाहिए, और बैंक को डायरेक्शन भी दिया गया था कि दीजिए। तो इस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया दोस्तों। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के पक्ष में फैसला सुना दिया और कुछ बातें कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये वन टाइम सेटलमेंट की जो स्कीम है ये एक ऑप्शन है। ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट बैंक के पास एप्लीकेशन दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। अब उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए वो डिपेंड करता है बैंक और एनबीएफसी के ऊपर। ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मांगा जा सकता है, एज ए मैटर ऑफ राइट ये उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ओटीएस जो स्कीम है यदि इसका लाभ लोगों को दिया जाने लगेगा और लोग इसी प्रकार से आएंगे और ओटीएस की बात करेंगे एज अ मैटर ऑफ राइट, कानूनी अधिकार बोल के ओटीएस का लाभ उठाएंगे, तो फिर ये जो बैंक है, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, ये कैसे चलेगी? ऐसे तो लोग लोन ले लिया करेंगे और आगे चल के लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे। इससे जो विलफुल जो लोन के डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर लोन की ईएमआई नहीं भरना चाहते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करना चाहते हैं, इनको इससे बढ़ावा मिलेगा और ये क्या करेंगे, लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विलफुल जो लोन के डिफॉल्टर हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी यदि इसको एज अ मैटर ऑफ राइट बना दिया जाएगा, इसको कानूनी अधिकार बना दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी बैंक है, जो एनबीएफसी है, वो डूबने लग जाएगी, जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो हम एज अ मैटर ऑफ राइट कानूनी अधिकार ये ओटीएस स्कीम को नहीं मान सकते। तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में, अपने इस जजमेंट में क्लियर कर दिया कि भाई ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक को ओटीएस का लाभ कस्टमर को, ग्राहक को दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजों की जांच करेगी बैंक कि सचमुच में क्या कर्जधारी की स्थिति परिस्थिति खराब है, क्या वो पूरी तरीके से असमर्थ और अनेबल हो चुका है, क्या वो अब आगे रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। उसकी सारी स्थिति परिस्थिति की जांच, उसके फाइनेंशियल चीजों का एनालिसिस करने के बाद बैंक या फिर एनबीएफसी डिसाइड करती है कि ओटीएस का लाभ दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग में से यह चीज निकाल दीजिए। अगर आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं या फिर आप एक कर्जधारी हैं दोस्तों, तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट कानूनी अधिकार के तौर पे आप बैंक से ओटीएस की स्कीम की डिमांड या फिर मांग नहीं कर सकते दोस्तों। आप पोलाइट मैनर में एज अ रिक्वेस्ट के फॉर्म में, एज ए फॉर्मल तरीके से आप बैंक से बात करके, एनबीएफसी से बात करके आप सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। सेटलमेंट में होता क्या है, ओटीएस में होता क्या है, जो भी टोटल बकाया राशि रहती है वो पूरा नहीं भरना होता है, उसका आधा या फिर 70% या फिर 80% या फिर 30% वन टाइम में पेमेंट भर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा लिया जाता है इस ओटीएस स्कीम के अंदर दोस्तों। यदि इस ओटीएस स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा एज अ मैटर ऑफ राइट, तो पूरी तरीके से जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, मीनल अग्रवाल जी की जो याचिका थी, जो पिटीशन थी, वो तो हाई कोर्ट ने पास कर दिया, उनके पक्ष में फैसला सुना दिया, लेकिन जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया तो इसको खत्म और खारिज कर दिया गया और बैंक के पक्ष में जजमेंट और फैसला सुनाया गया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी पूरी जजमेंट की एक शॉर्ट और समरी दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोन के डिफॉल्टर हैं, यदि आप बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है दोस्तों, तो आप बैंक या फिर एनबीएफसी से पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट की दोस्तों, या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी आपको सामने से प्रस्ताव और आपको ऑफर देगी कि ये टोटल बकाया राशि है, हम आपको इतने परसेंटेज पे
सेटलमेंट करने का आपको ऑफर और प्रस्ताव दे रहे हैं। यदि आपके कैपेसिटी में है, आपकी क्षमता में है, तो आप उतने पैसे भरकर अपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं दोस्तों, और आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे कोई भी दोस्त, मित्र या फिर फ्रेंड पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, मेरे इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों से बहुत बहुत मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और साथ ही साथ मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कोई शंका है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने एक लीगल हेल्पलाइन नंबर देके रखी है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर किसी भी एडवोकेट या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी नोटिस यदि आपको भेजी जाती है दोस्तों, तो आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे वो नोटिस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, और उस पर मेरी क्या सलाह होगी मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों। तो कोई भी चीज यदि आपको आती है, मैसेज आ रहा है, लेटर आ रहा है, कुछ भी ईमेल आ रहा है, तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कानून के जानकार बनिए, लॉ का नॉलेज लीजिए, ठीक है, तो होगा क्या, आपके अंदर जो डर है वो डर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे साथ आगे भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।